Hello everyone, my name is Yukta and you are watching LearnX Commerce। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है लेक्चर का। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एमपी सेट का 2022 का कॉमर्स का पेपर। तो अभी 1 मार्च को जो है हमारा एमपी सेट का पेपर कंडक्ट होने वाला है। तो जो लोग भी एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको अभी रिसेंट के सभी पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इसका कॉमर्स के पूरे 100 क्वेश्चंस को यहीं पे सॉल्व करा सकूँ, ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए। और जो लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सेट के पेपर के कुछ क्वेश्चंस भी यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। तो आपका मेन जो है कंसेप्ट क्लैरिटी होना ज़रूरी है। दोनों के सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाते हैं क्वेश्चंस को पूछने के तरीके में। बाकी आप इसे सॉल्व करके अपना जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा। और तो स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 51। तो जो क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस। तो इसमें से नॉट पूछा है कि क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो जो स्कैनिंग है वो इंक्लूड होता है, मॉनिटरिंग इंक्लूड होता है, फोरकास्टिंग इंक्लूड होता है, और साथ में एक असेसिंग होता है, वो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, असेसिंग। लेकिन जो सैम्पलिंग है उसे हम एनालिसिस के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है Maastricht Treaty is concerned with one of the following। तो जो Maastricht Treaty है वो किससे कंसर्न्ड है। तो जो ये ट्रीटी है उसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो सीधे से इसका आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। इन तीनों से इसका कोई फासला नहीं है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसीज़। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, ये है गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग हो गए, टैक्स वगैरह हो गए, या फिर स्पेंडिंग हो गए, तो ये सब कुछ जो है हमारी फिस्कल पॉलिसी से रिलेट करता है। तो अब इसमें पूछा गया है कि नॉट, तो फिस्कल पॉलिसी का क्या इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ये आपको जो नॉट वाले क्वेश्चंस हैं होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि हमें पता है कि फिस्कल पॉलिसी टैक्सेशन से रिलेटेड होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग से रिलेट हो सकता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर से भी हो सकता है। बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो वो होता है ना जो इंसान प्राइवेटली, मतलब कोई भी फर्म ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या हम खुद हो सकते हैं, तो वो प्राइवेटली इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो अपने खुद के लिए होता है। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, टैरिफ बैरियर्स आर नॉट कंसर्न्ड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें पूछा गया है कि जो टैरिफ बैरियर्स है वो इसमें से किससे कंसर्न नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा, देखिए इसमें पहले ऑप्शंस रीड कर लेते। इसमें पहला ऑप्शन है रिडक्शन इन फ्री ट्रेड जोन, एक्सपेंशन ऑफ टैरिफ बाइंडिंग्स, रिडक्शन इन द टैरिफ रेट्स, या एक्सपेंशन ऑफ ड्यूटी फ्री एक्सेस। तो ये जो तीन है ये इससे कंसर्न होते हैं, बट टैरिफ बैरियर्स में फ्री ट्रेड जोन के रिडक्शन के बारे में कोई बात नहीं की गई है। इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 55, मतलब कि ये हमारा 5th क्वेश्चन है। ओके, तो जो 5th क्वेश्चन है इसमें हम देखेंगे, पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद एवेल्युएशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे नाम में आ गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एक कंपनी ऑडिट नहीं हो सकती, गवर्नमेंट ऑडिट नहीं हो सकती और प्रॉपर्टी ऑडिट भी नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर सीधे सीधे क्वेश्चन से पता चल रहा है कि सोशल ऑडिट है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है कि जो कंपनीज़ है, जो बिज़नेस है, उनका सोसाइटी के टुवर्ड्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ताकि वो उनके टुवर्ड्स कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, तो उन्हें 1% अपने प्रॉफिट का सोसाइटी के लिए देना होता है, तो वो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एक सोशल ऑडिट है। ठीक है, ये कंपनी या गवर्नमेंट का कोई ऑडिट नहीं होता है, ये एक सोशल लाइफ मतलब सोसाइटी के लिए हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसर्न विद क्रॉस बॉर्डर मर्जर। तो जो क्रॉस बॉर्डर मर्जर है इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये कुछ ग्लोबल लेवल में बात की जा रही है, जहाँ पे दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रांजैक्शन या फिर ट्रेड की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे टैपिंग ग्लोबल मार्केट तो होगा, बट यहाँ पे क्या है कि बिकमिंग 100% इंडियन कंपनी। तो यहाँ पे हम मर्जर की भी बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मतलब पूरी 100% इंडियन कंपनी हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो यही होगा, क्योंकि देखिए फैसिलिटेटिंग फॉरेन लिस्टिंग ऑफ इंडियन कंपनीज़ ये हो सकता है, फिर रीस्ट्रक्चरिंग शेयर होल्डिंग्स ऑफ इंडियन कंपनीज इन फेवर ऑफ ग्लोबल माइग्रेशन। तो ये सारे क्रॉस बॉर्डर मर्जर में इंक्लूड होंगे, लेकिन 100% इंडियन कंपनी बन जाए ये नहीं होगा। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेट होता है। ठीक है, इसमें तो आई बिलीव कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, आपने कभी अगर शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट किया हो या फिर अगर अपना अकाउंट भी बनाया हो, तो उसमें लाइक अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो तो उसमें हमेशा आता है कि आपका पोर्टफोलियो दिखता है जहाँ जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो ये जनरली जो होता है स्टॉक मार्केट में ही किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बाकी चीज़ों का रोल नहीं होगा। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शंस। तो कैपिटल ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में दिए हुए हैं प्राइवेट, बैंकिंग, ऑफिशियल एंड कोऑपरेटिव्स। तो जो कोऑपरेटिव्स है वो इसका आंसर हो जाएगा। नॉट इंक्लूडेड पूछा है तो इसमें कोऑपरेटिव इंक्लूड नहीं होगा, जबकि प्राइवेट, बैंकिंग और ऑफिशियल इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय अ गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो ये हमें पता है कि WTO का रोल होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ट्रेड के लिए काम आता है। ट्रिम्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और गैट्स है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, है ना। तो जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेट बात की जा रही है, तो ये ट्रिम्स में यूज़ होता है ना, क्योंकि यहाँ पे जनरली इन्वेस्टमेंट की ही बात की गई है। फिर है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट कोटा होल्डर इन होल्डर ऑफ SDR इन IMF। तो लार्जेस्ट की बात की गई है, USA है। What is the basis of accounting for provision for bad
एंड डाउटफुल डेट्स। तो हमें पता है कि जो डाउटफुल डेट्स होते हैं वो हम क्यों बनाते हैं, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर अनसर्टिनिटी से प्रिवेंट करने के लिए, मतलब बचाने के लिए, ताकि हमें ऐसी अगर कोई अनसर्टिनिटी आ जाती है तो हमारे पास, मतलब अगर कोई डेट ऐसे है जो कि आगे चल के बैड डेट्स बन सकते हैं, तो उसके लिए हम डाउटफुल डेट का प्रोविज़न बना के चलते हैं, जिससे हमें हम आने वाले नुकसान का अभी से उन्हें रिकॉर्ड कर लेते। तो ये जो है, ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को शो करता है, ठीक है, कि आप आने वाले खर्चों को अभी से बुक कर रहे हो, और जो आने वाले फ्यूचर प्रॉफिट है उसे बुक नहीं करते हैं, सिर्फ खर्चे या लॉसेस को हम अभी बुक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ई एंड एफ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन रेशियो ऑफ 5:3। तो जो 5:3 का रेशो दिया हुआ है, अब इसमें बोला गया है जी जॉइन्स अ फर्म एज अ न्यू पार्टनर, ई गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड एफ गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर्स टू न्यू पार्टनर, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं, तो देखिए, तो 5:3 रेशो में जो है ई एंड एफ ऑलरेडी बांट रहे हैं, जिसमें से जी एडमिट होता है, और ई में अपने में से 1/4 शेयर दे रहा है, मतलब उसके पास 5/8 तो है ही, लेकिन उसमें से वो 1/4 दे रहा है जी को, ठीक है। तो अब जो जी को उसने अपने में से शेयर दिया है, वो दिया है 5/32, राइट। अब अगर हम बात करें एफ की, तो एफ कितना शेयर दे रहा है, 2/5 दे रहा है, और एफ के पास कितना शेयर है अभी, 3:8, मतलब इन दोनों का टोटल करके, मतलब 3 शेयर है एफ के पास, और इन दोनों का टोटल आउट ऑफ 8, ठीक है। तो 3/8 शेयर ऑलरेडी एफ के पास है, जिसमें से वो 2/5 दे देगा जी को, ठीक है। तो अब जो है, एक मिनट मैं इसे इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो जो इसमें से 3/8 5th दे देगा, तो ये इसके पास हो जाएगा 40। अब यहाँ से, मतलब जो ई के पास से मिला है उसको, वो 5/32 मिला है, और इसके पास से 6/40 मिला है, तो टोटल शेयर जी के पास मिल गया है, वो कितना मिल गया है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 160, और ऊपर आ जाएगा तो जो ऊपर की रेशो आ रही है 49, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं, जी का रेशो है वो 49 होगा। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लास्ट है वो 49 होना चाहिए। तो अभी हमें बाकी सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करके देखें तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर यही आएगा, क्योंकि हमें जी की वैल्यू पता चल गई है। और अगर आपको देखना है तो मैं आपको बता भी देती हूँ, जैसे ई, जो ई है उसने उसका शेयर था 5/8, है ना, जिसमें से उसने 5/32 दे दिया है। एक मिनट मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। तो जो है ई का शेयर था वो 5/8 था, और जिसमें से उसने 5/32 तो दे चुका है उसको, जी को। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो 32 आ जाएगा, 20 - 5, मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा 15/32, ठीक है। तो ई के पास 15/32 शेयर रिमेन रह गया है। ऐसे ही आप एफ़ का भी निकालेंगे, और उसके बाद आप जब
तीनों का जो डिनोमिनेटर है उसे सेम करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो यही आएगा 75, 36 एंड 49। ठीक है, आप इसे एक बार पॉज करके वीडियो को सॉल्व करके देख सकते। ओके, the balance of share forfeited account remaining after reissue of equity shares is transferred to, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि जो भी अमाउंट फोरफिटेड होने के बाद जब हम उसे री इशू करते हैं, जो अमाउंट हमारे पास प्रॉफिट होता है तो हम उसे कैपिटल रिजर्व में भेज देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर किया है 1500 शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी एट 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 में लिया है, जिसमें से उसे जो कैपिटल लॉस है वो 1,02,000 का हुआ है। ठीक है, और उन्हें फेस वैल्यू 1,50,000 मिला है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना होगा। तो अगर हम देखें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, तो 1,20,000 में उन्हें परचेज़ किया है, जिसमें से 1,02,000 का उन्हें लॉस भी बियर करना पड़ा। लाइक 2,22,000 उन्हें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगी है, जिसमें से उन्हें 1,50,000 मिल गया है। ठीक है, मैंने इसे अच्छे से लिख लिया है। अब मैं इसमें अगर देखूं तो 1,50,000 इन्हें मिला है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो जो 72,000 है, इन्हें एक तरह से लॉस हुआ है, क्योंकि इन्होंने 2,22,000 का ख़रीदा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आई है, जिसमें से उन्हें 1,50,000 मिला है। तो ऐसे में अगर नेगेटिव बैलेंस आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनने कोई होल्डिंग कंपनी ने अगर कोई सब्सिडरी कंपनी को होल्ड किया है तो उन्होंने इसीलिए किया है क्योंकि ऑलरेडी उनके पास गुडविल है, तो कहीं ना कहीं वो अपना गुडविल को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो गुडविल हो जाएगा 72,000 रुपीज़ से। ठीक है, फिर अब हमें दिया है कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें 1,20,000 दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है, टोटल कॉस्ट दी है, हमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकालना है। तो पीवी रेशो का जो सिंपल फॉर्मूला होता है, एक तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स होता है, और सेकंड जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। ओके, जिसमें से हमें प्रॉफिट में पहले तो हम सेल्स देख लेते हैं। तो चेंज इन जो सेल्स हुआ है वो हुआ है डायरेक्ट 20,000 रुपीज़ का, और जो चेंज इन प्रॉफिट हुआ है वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखिए जो सेल्स हुआ है, कॉस्ट उसकी 1,22,000 थी और सेल 120 में हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे कहीं लॉस हुआ है, मतलब 2,000 रुपीज़ का जो है वो नेगेटिव बैलेंस है, यानी लॉस हुआ है। और यहाँ पे 37,000 1,37,000 की चीज़ 1,40,000 में बेची है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है कितने का, 3,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो माइनस, अगर हम दोनों का चेंज निकालना है तो हम माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी दूसरी वैल्यू माइनस में दी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस करेंगे तो आएगा 5,000 रुपीज़। ओके, तो अब हम इसे डायरेक्ट फार्मूला में पुट करेंगे। तो अगर हम इसे फार्मूला में पुट करेंगे तो आएगा, हमें माइनस नहीं लिखना है। ओके, तो जो आंसर आएगा यहाँ पे इंटू 100 भी होगा। ठीक है, यहाँ पे कर देती हूँ।
25%। तो आंसर ये आ जाए। तो इस क्वेश्चन में हमें करंट रेशो दी हुई है एंड और कोई रेशो दी हुई है, इन्वेंट्री दी हुई है और हमें पूछा गया है करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट रेशो का पहले तो फॉर्मूला, करंट रेशो का जो है वो हमें फॉर्मूला देखना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, तो जो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है वो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी होती है, जिसमें से हमें करंट रेशो दिया हुआ है 4:4.5। CL अगर ऊपर चला गया तो करंट असेट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब क्विक रेशो के फॉर्मूले में हम रखेंगे इसे। ठीक है, क्विक असेट कैसे होता है, हम करंट असेट में से जब इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाता है क्विक असेट, और उसे हमें करंट लायबिलिटी से माइनस करना होता है। तो हमारे पास करंट असेट दिया हुआ है, नहीं करंट असेट नहीं दिया है, करंट असेट हमने यहाँ पे निकाल लिया था ना। तो 4.5 CL माइनस 60,000 अपॉन CL जो कि है 3। CL ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे CL हो जाएगा, और हम अगर यहाँ पे देखें तो 4.5 माइनस 3 CL, ये भी CL है, और यहाँ पे चला जाएगा 60,000। अपॉन 1.5, तो ये आ जाएगा 40,000। In order to solve the problem of evaluation of human resources, the model is, तो इसका आंसर होगा all of the above. Accounting Standard Board was constituted by Finance Department, the Institute of Chartered Accountant, Reserve. Accounting Standard Board was constituted by Finance Department, the Institute of Chartered Accountant of India, Reserve Bank of India, या none of the above। तो इसका आंसर होगा Institute of Chartered Accountant of India। Which of the following statement is true? Auditor does work as a valuer. Valuation of asset is intensive checking of value of asset। तो इसका आंसर होगा वैल्यूएशन ऑफ असेट इज़ इंटेंसिव चेकिंग ऑफ वैल्यू ऑफ असेट, क्योंकि ऑडिटर का काम ज़्यादा होता है रैदर देन सिर्फ वैल्यूअर का
काम नहीं करता है वो, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट इज audit of management process and function, a comprehensive and constructive examination of an organizational structure of an institution। तो इसका आंसर जो होगा वो बोथ ए एंड बी होगा, ओके। ये दोनों मतलब स्टेटमेंट सही है, ठीक है। Market research is included under the field of business economics. Which of the following subjects are studied under the market research? तो इसका जो आंसर है देखिए, कंज्यूमर डिज़ायर, ये डिज़ायर्स तो स्टडी करते हैं बट कंज्यूमर की सेविंग स्टडी नहीं करते, तो ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं हो सकता है। लॉ ऑफ डिमांड तो स्टडी करेंगे, लेकिन डिफरेंशियल डिमांड, कंज्यूमर डिज़ायर तो होगा लेकिन कंज्यूमर सेविंग नहीं होगा। और यहाँ पे जो टैक्सेशन पॉलिसी एंड लेबर पॉलिसी, ये नहीं होगा। बचा एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप, तो यही इसका आंसर होगा। बट अप्रोप्रिएट आंसर इसका दूसरा बन सकता था, बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, तो हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। अ फर्म शुड अडॉप्ट द profit maximization objective for which of the following reasons? Where the managers of the firm is the owner of the firm in a perfectly competitive industry where there are many firms under monopoly, for all the above reasons। तो इसका आंसर for obvious reason सभी के लिए होगा, क्योंकि हर फर्म का अल्टीमेट एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता है, चाहे वो मोनोपोली हो, परफेक्टली कंपटीशन मार्केट हो, या फिर मोनोपोलिस्टिक। तो सबका एम जो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ही होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ओके। Indifference curve analysis offers a cardinal approach, ordinal approach, both of the above, और both of the above wrong। तो इसका आंसर जो होगा वो offers a ordinal approach। The price effect can be expressed by the following formula। तो जो प्राइस इफेक्ट होता है वो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का एडिशन होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ प्रपोर्शन एंड स्केल आर रिलेटेड टू। तो यहाँ पे प्रपोर्शन यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, स्केल यानी कि रिटर्न टू स्केल। तो जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, और जो रिटर्न टू स्केल है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ओके। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज द एनवेलप कर्व। हाँ, जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो एक एनवेलप कर्व कहलाता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसे एनवेलप कर्व बोलते हैं, ठीक है। When the demand for the commodity is more elastic, the monopoly firm sets low price, sets higher price, does not affect the price, receives a stable price। जब डिमांड इलास्टिक है, मतलब कि छोटे से प्राइस में चेंज करने से डिमांड में काफ़ी बड़ा चेंज आ रहा है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, प्राइस को लो सेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने हाई सेट किया तो ऐसे में वैसे भी हम थोड़ा सा भी अगर प्राइस में चेंज करेंगे तो डिमांड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा। अगर हमने प्राइस बढ़ा दिया ऐसे में, तो ऐसे में हमारी सेल्स गिर जाएगी, इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो भी गिर जाएगा। और अगर हम लो प्राइस करेंगे तो थोड़ा सा भी प्राइस लो करने से अगर हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा तो इससे हमारा प्रॉफिट हाई हो जाएगा, ठीक है। स्कीमिंग प्राइसिंग इज़ अडॉप्टेड इन प्राइसिंग ऑफ अ न्यू आइटम। तो न्यू आइटम के प्राइस करने के टाइम पे हम स्कीमिंग का यूज़ करते हैं,
क्योंकि जो स्किमिंग है उसका मतलब क्या है कि हम इनिशियली हायर प्राइस चार्ज करते हैं और उसके बाद हम टाइम के बाद उस प्राइस को कम कर देते हैं। जैसे कोई भी नया फ़ोन इंट्रोड्यूस होता है तो उसकी स्टार्टिंग जो रेट्स होती है वो हायर वैल्यू पे होती है, और जैसे जैसे फिर उसका डिमांड कम होता है या टाइम होता है तो वक्त के साथ उसका जो प्राइस है वो कम हो जाता है। तो ऐसे में स्टार्टिंग पॉइंट पे जब इंट्रोड्यूसिंग होता है, न्यू आइटम लाते हैं, तब हम स्किमिंग प्राइसिंग का यूज़ करते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू? In a long run, the monopolist also achieve the short run equilibrium in a long run equilibrium. तो ये सही है क्योंकि जो मोनोपोलिस्ट है वो शॉर्ट रन में भी इक्विलिब्रियम अचीव द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। ठीक है, और अगर हम अदर क्वेश्चंस को देखें, अदर ऑप्शंस को देखें, देयर इज़ नो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इन द मोनोपोलिस्ट इक्विलिब्रियम, तो ऐसा कुछ तो नहीं होता है। और अगर हम देखें कि इन द लॉन्ग रन द मोनोपोलिस्ट सफ़र लॉस तो होता ही नहीं है। लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ये ऑप्शन हो सकता है कि नॉर्मल प्रॉफिट होता है लेकिन साथ ही साथ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है ना। हाँ, मोनोपोलिस्ट तो होता है। तो इसका आंसर ये भी हो सकता था, बट आंसर की के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो इसमें ये वाला आंसर दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए है। आरव रेज सर्टेन फंड थ्रू लोन, तो अगर लोन के थ्रू लिया है तो वो बोरोड फंड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीज इज लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म में तो एक ही लीज है, फाइनेंशियल लीज। ठीक है। वाई इज कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल लेस दैन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी? तो सबको पता है कि कॉस्ट ऑफ डेट चीपर सोर्स है क्योंकि उसमें टैक्स सेविंग होती है। और अगर दूसरा रीज़न देखा जाए तो जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनमें हायर रिस्क होता है डेब्ट के कंपैरिजन में, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। पूरू एलटीडी has a paid up share capital of 40 lakh consisting of 40,000 shares of 100 each. The management is planning to raise another 15 lakh through 10% debentures. Companies expected earning before interest and tax, तो यहाँ पे बेसिकली हमें फॉर्मूला लगाना है EBIT माइनस इंटरेस्ट आ जाएगा EBT माइनस टैक्स आ जाएगा EAT, और जब हम EAT में से EAT को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 17 रुपीज़ आएगा। आप एक बार सॉल्व करके देख सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है कंप्यूट पे बैक पीरियड। तो ये क्वेश्चन तो इजी है, पे बैक पीरियड निकालना है जिसमें से ए प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट इतनी हुई है और कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो जो दिया है वो 93,750 दिया है। तो हमें सिंपली इसे डिवाइड करना है 750 से। इसका जो आंसर आएगा वो 4 इयर्स आएगा। ठीक है, आप एक बार इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। तो जो इसका आंसर आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो 40,000 प्लस 30,000 को हम प्लस करेंगे
तो कितना आएगा 70,000। 70,000 में प्लस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस तो आ जाएगा 80,000। और फिर यहाँ पे बिल्स पेबल दिए हैं मतलब 20 और 25 को हम प्लस करेंगे तो आएगा 45,000। तो 80 माइनस 45,000 करेंगे तो कितना आएगा 80,000 माइनस 45,000 35,000 आंसर आएगा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मनी मार्केट हेजिंग। तो मनी मार्केट हेजिंग का एग्जाम्पल एडवांटेज क्या नहीं है। फिक्सेस द फ्यूचर रेट दस एलिमिनेटिंग डाउनसाइड रिस्क एक्सपोजर, फ्लेक्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू द amount to be covered. Money market hedging may be feasible as a way of hedging for currencies where forward contracts are not available. Simple to manage than a forward contract. तो इसका आंसर यही हो जाएगा। Broadly, the participant in the process of securitization can be divided into primary and secondary participants. All the participants in the process of securitization are secondary participants except। तो यहाँ पे सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स बोला है तो ऑब्लिगेटर्स होते हैं, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट होते हैं, क्रेडिट एंसर होते हैं, लेकिन जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स है वो प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ADR may or may not have voting rights. The ADR are issued in accordance with the provision led by SEC USA. The ADRs are bearer negotiable instrument and the holder can sell in the market. The ADRs once sold cannot be reissued. तो ऐसा नहीं होता है, उसे हम रीइशू कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है। Foreign exchange system in which frequent and automatic small adjustment in the par value of currency would occur as currency market value persistently presses against the floor of or ceiling of allowable exchange rate is known as। तो ऐसे इसको हम क्राउलिंग पेग बोलते हैं। ठीक है। जिसमें हम स्मॉल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इन द मॉडरेटली असिमेट्रिकल, तो यहाँ पे हमें जो है मोड और मीन दिया हुआ है, हमें मीडियन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ये एक्स है। ठीक है। z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x, मतलब मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन इंटू 2 टाइम्स मीन। तो z हमें दिया हुआ है 48.35 और ये हमें 51.05 दिया हुआ है। हम वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा डी 50.1.5। जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ उसे तुरंत पॉज करके आपको सॉल्व करना है ताकि आपका साइड बाय साइड रिवीजन होता रहे। ठीक है। इन अ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर original values are differ in size then। तो ऐसे केस में जो होता है अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन। ओके। Which of the following measure of dispersion is independent of the frequency of given distribution? Which of the following measures of dispersion is independent of the frequency of given distribution? तो रेंज होता है जहाँ पे आपको
फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी हो, यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा। जो फॉर्मूला होता है स्क्यूनेस का वो होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। तो आप अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 95 है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिटरमाइंड बाय concurrent deviation method indicates the following result only: direct of covariation, degree of covariation, degree as well as direction of covariation या none of the above। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ कोवेरिएशन। मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन बताता है कोवेरिएशन का। ठीक है। इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद प्रोपाउंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। तो ये किसने प्रोपाउंड किया था, तो ये दिया था सर फ्रांसिस गैल्टन ने। तो ये कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो हमें याद करने होते हैं। ओके। फिर यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल इवेंट टू द इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस is based on the approach to probability of which of the following: modern approach to probability, relative frequency approach to probability, classical approach और subjective और personalistic approach to probability। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो हाँ, तो इसका जो आंसर होगा वो है क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ओके। अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिटरमाइंड बाय कंकरेंट डेविएशन मेथड इंडिकेट्स द फॉलोइंग रिजल्ट ओनली: डायरेक्शन ऑफ कोवेरिएशन या डिग्री ऑफ कोवेरिएशन, डिग्री एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये हमें डायरेक्शन का बताती है। ठीक है। In the field of statistics, who among the following is credited with propounding the principle of regression? तो ये इजी है। regression किसने दिया है, सर फ्रांसिस गैल्टन ने। और ये कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है प्रोबेबिलिटी का, इज़ बेस्ड ऑन द अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मॉडर्न अप्रोच है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच है, क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी है या सब्जेक्टिव और पर्सनलिस्टिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि ये क्लासिकल अप्रोच है। ओके। अब आता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो ये तो सबको ही पता होगा कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है वो ज़ीरो स्क्यूड होता है। ठीक है, कहीं से झुकाव नहीं रहता है। फिर है डाइकोटमी क्लासिफिकेशन इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग: जियोग्राफिकल क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। तो ये होता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, कुछ विशेष वर्गीकरण या कुछ विशेष गुण की क्लासिफिकेशन किया जाता है। टी टेस्ट इज़ यूजफुल टूल फॉर टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस इन स्मॉल सैम्पल, लार्ज सैम्पल्स या बोथ। तो इसका आंसर तो सबको पता होगा, स्मॉल सैम्पल होता है, लार्ज सैम्पल होता है जी टेस्ट के लिए। ठीक है। A social process in which people interact face to face in small group is called। तो
ये जो होता है इसमें इसे हम ग्रुप डायनामिक्स कहते हैं, क्योंकि हम किसी कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ना लीडरशिप की बात कर रहे हैं और ना ही एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है स्मॉल ग्रुप्स का, एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये ग्रुप डायनामिक्स बताता है। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटरनल फोर्स ऑफ चेंज। इंटरनल फोर्स ऑफ चेंज क्या है, जो कि मतलब क्या नहीं है, इसमें नॉट पूछा गया है ना, नॉट, नॉट याद रखना है। तो इसमें से इंटरनल फोर्स क्या नहीं है, तो चेंज इन लीडरशिप, हाँ ये तो इंटरनल फोर्स हुआ क्योंकि लीडरशिप अपनी इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन की चेंज होती है। प्रॉफिटेबिलिटी ये भी सब का इंडिविजुअल होता है। ठीक है, फिर है यूनियन एक्टिविटीज़, ये हर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये भी जो है ये हमारा इंटरनल फोर्स होता है। लेकिन जो होता है इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अगर लेबर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए सी। In which of the following delegation of authority cannot be exercised smoothly? किसमें delegation authority smoothly exercise नहीं की जा सकती है? तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होगा तो हम स्मूथली एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होगा तो भी हम डेलीगेशन को स्मूथली कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो होता है ना, चीज़ें डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो होता है स्ट्रिक्टनेस होता है, रिजिडिटी को रिजिड रहता है, जिसमें हर एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेंट नहीं करने दिया जाता है, जो कि बहुत ही रिजिड रूल्स को फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो है डेलीगेशंस स्मूथली परफॉर्म नहीं हो पाती है, इस वजह से इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, और ऑल ऑफ दी अबव तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, अब है इस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स आर रिलेटेड टू विच मैनेजमेंट फंक्शन। तो इसमें पूछा है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करना और करेक्टिव मेजर्स लेने, ये कौन से मैनेजमेंट फंक्शन से रिलेट करता है, डायरेक्शन से, प्लानिंग से, कंट्रोल से या फिर मोटिवेशन से। ठीक है, तो ये भी एक तरह से सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर डायरेक्ट हमें पता है कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन, प्लानिंग और मोटिवेशन में हम ऐसा कुछ नहीं करते। कंट्रोल एक ऐसा होता है जिसमें हम स्टैंडर्ड्स तो सेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम करेक्टिव मेजर्स लेने की भी बात करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल इसका आंसर हो जाएगा। फिर है विच फ्रेंच मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैज़ आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप टू डिसाइड सुपीरियर सबऑर्डिनेट नंबर। तो कौन से फ्रेंच मैनेजमेंट कंसल्टेंट ने आइडेंटिफाई किया है 3 टाइप ऑफ रिलेशनशिप डिसाइड करने के लिए सुपीरियर सबऑर्डिनेट नंबर को। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है ग्राइकुनास। ठीक है, तो ये भी याद करने वाला चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिवेटर फैक्टर ऑफ द 2 फैक्टर मोटिवेशन थ्योरी प्रोपाउंड बाय हर्सबर्ग। तो जो हर्सबर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दी है ना, जो कि कौन कौन से होते हैं, एक होता है मोटिवेशन फैक्ट, एक होता है मोटिवेटर फैक्टर और एक होता है हमारा हाइजीन, एक होता है हमारा हाइजीन फैक्टर। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मोटिवेटर फैक्टर नहीं है, तो अचीवमेंट हो जाएगा, वर्क को भी हम मोटिवेशन फैक्टर में रखते हैं, रिकग्निशन, अगर किसी चीज़ की रिकग्निशन मिल रही है तो वो भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा। बट सुपरविजन मोटिवेशन फैक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स का इसमें से क्या एग्जाम्पल नहीं है। टू चार्ज फेयर प्राइस फ्रॉम कस्टमर, तो ये तो एक बिजनेस एथिक का पार्ट होता है कि आपको अपने कस्टमर से फेयर चार्ज पे करना चाहिए। पेमेंट ऑफ टैक्सेस पेबल लीगली टू द गवर्नमेंट इन टाइम, अब यहाँ पे टैक्सेस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ ये जो होता है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अगर आप एक सिटीज़न भी है, मतलब अगर आप एक सिटीज़न है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करें, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि बिजनेस एथिक। तो इसका आंसर ये ही हो जाएगा, मतलब ये है ना। तो ये जो है टैक्सेस की बात हो रही है, तो ये नहीं होगा बिजनेस एथिक का पार्ट। टू गिव फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज़, हाँ ये बिजनेस एथिक की बात है। और टू अर्न रीजनेबल प्रॉफिट, मतलब इतना ज़्यादा भी प्रॉफिट नहीं कमा लेना है कि हम दूसरों को कंगाल करते जा रहे हैं और सारा प्रॉफिट अपने नाम करते जा रहे हैं, तो वो भी सही नहीं होता है। आपको रीजनेबल प्रॉफिट, कि आप जो प्रॉफिट ले रहे हैं वो रीजनेबल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ले रहे हो मार्केट से, ठीक है। फिर है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन इज़, तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, टू अट्रैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नहीं, ये तो हम रिक्रूटमेंट में पढ़ते हैं। तो जो सिलेक्शन होता है वो रिक्रूटमेंट के बाद का प्रोसेस होता है, जिसमें हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर डायरेक्ट बन जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो इसमें से परफॉर्मेंस अप्रेजल का कौन सा मॉडर्न मेथड नहीं है। तो हमने पढ़ा है असेसमेंट सेंटर मेथड जो होता है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो है मॉडर्न मेथड है, ठीक है। एमबीओ भी हमारा मॉडर्न मेथड है और ह्यूमन असेट अकाउंटिंग भी हमारा मॉडर्न मेथड है। बट मैन टू मैन कंपैरिजन जो हो गया वो हमारा मॉडर्न नहीं, बहुत पुराना मेथड है जो हम बहुत पहले के टाइम से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम मॉडर्न मेथड में नहीं गिनते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा फॉर्म नहीं है वर्कर्स पार्टिसिपेशन का मैनेजमेंट में। तो प्रॉफिट शेयरिंग हो सकता है, को ओनरशिप भी हो सकता है, ठीक है। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल हो सकता है, लेकिन ट्रेड यूनियन का मेंबरशिप बनना ये कोई वर्कर्स पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ये वर्कर का अपना खुद का ओन डिसीजन रहता है, ठीक है। उनकी खुद की ओन चॉइस होती है। द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम अदर बैंक, यहाँ पे बात हो रही है जो रिजर्व बैंक है जब वो लेंड कर रहा है बैंक से, मतलब कि एक मिनट, जो रिजर्व बैंक है वो लेंड कर रहा है बैंक से और उसके बदले में वो उसको क्या चार्ज करेगा, है ना। तो वो क्या देता है, रिवर्स रेपो रेट पे करता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया होता कि बैंक जब लेंड करती है, सॉरी, आरबीआई जब बैंक को लेंड करती है और बैंक उसे क्या पे करता है, तो वो रेपो रेट पे करता है, ठीक है। वेयर इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड, तो ये गांधीनगर में लोकेटेड है। विच इज़ नॉट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें से सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, बट आईआरडीए ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड है, तो ये इसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। तो जनरली मैंने नोटिस किया है, मतलब आपने भी नोटिस किया होगा कि जो जनरल क्वेश्चंस है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो नॉट वाले हैं। तो जिन बच्चों से भी गलती हो जाएगी पढ़ने में या समझने में, तो उनसे वो क्वेश्चंस यहाँ पे गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको हर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैच द कॉलम बोला है, तो सबसे पहले हम मैच करते हैं उन क्वेश्चन से जो हमें डायरेक्ट हम बता सकते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव
क्रेडिट कंट्रोल। तो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल तो हमें पता है, कैश रिजर्व रेशो होता है, ये क्वांटिटेटिव टूल है, ठीक है। तो मतलब जो है हमारा सी का होना चाहिए 2, सी का 2, मतलब ये दो क्वेश्चंस, ये दो ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब हम और देखते हैं, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस, वेरिएशन इन मार्जिन, रीडिस्काउंटिंग रेट। तो जो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है ना, वो वेरिएशन इन मार्जिन की वजह से होता है। तो ये इसका ये हो जाएगा डी का, बैंक रेट का रीडिस्काउंटिंग रेट हो जाएगा, और इंकरेज क्रेडिट फॉर डिज़ायरेबल, तो ये कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन हो गया। तो मतलब इससे हमारा जो आंसर होगा वो ए का 3 होगा, बी का 1 और डी का 4, यानी कि बी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 का बी होगा, ठीक है। एक्सिम बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस इन इंडिया ओनली टू इम्पोर्टर्स, नहीं, ओनली टू एक्सपोर्टर्स नहीं, टू इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर बोथ। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर इस्टेब्लिश एज स्पेशल इंस्टीट्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो स्पेशल इंस्टीट्यूशन है फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया, तो ये होते हैं डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। विच ऑफ द नहीं, विद द कॉरपोरेशन ऑफ विच इंडस्ट्री ग्रुप टैप एंड पे पेमेंट सर्विस वॉज स्टार्टेड। तो ये टेक महिंद्रा से स्टार्ट हुआ था। एक्सेप्टेड एंड देन स्टार्टेड बैंकिंग ऑम्बर्ड स्कीम विच कमिटी हैज़ बीन। तो ये जो है ऑम्बर्ड स्कीम, तो ये इसके इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सी कमिटी आई थी, वो थी गोईपुरिया कमिटी, ठीक है। फॉर रिमूवल ऑफ प्रॉब्लम अराइजिंग अबाउट नॉन परफॉर्मिंग असेट इन स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, विच टाइप ऑफ बैंकिंग सिस्टम वॉज स्टार्टेड। तो इसका भी डायरेक्ट आंसर बनेगा बेड बैंकिंग। तो यहाँ पे जिस बैंकिंग की बात हो रही है उसे हम बेड बैंकिंग कहते हैं। चेंजेस इन बैंक रेट इज़ अनाउंस्ड बाय, जो बैंक रेट में चेंजेस अराइज होते हैं वो कौन अराइज करता है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अराइज करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स लीडिंग मार्केटिंग गुरु। तो इसमें से वर्ल्ड्स लीडिंग मार्केटिंग गुरु कौन है, तो वो है हमारे फिलिप कोटलर जी। अ स्मॉल स्लाइस ऑफ मार्केट रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन। अगर ये मार्केट है उसमें से हम एक स्मॉल सेगमेंट को सिलेक्ट करके उस पर स्टडी कर रहे हैं, तो इसे ही तो हम बोलते हैं नीश। तो इसका आंसर जो होगा वो नीश हो जाएगा, ठीक है। स्कीमिंग इज स्ट्रैटेजी ऑफ, तो ये तो सबको पता है कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है। डेगमार, तो डेगमार जो होता है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल मेजरेबल एडवर्टाइजिंग। तो ये क्या है, ये एडवर्टाइजिंग से रिफर करता है ना, ये मेन हम एडवर्टाइजिंग के लिए डेगमार अप्रोच को यूज़ करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, डायरेक्ट मार्केटिंग यानी कि ज़ीरो लेवल चैनल, ठीक है। द सेंट्रल एंड पेरिफेरल रूट्स टू परसुएशन आर पार्ट ऑफ विच मॉडल। तो ये जो है ये पार्ट है इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल की। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी है जो कि हमें याद करनी पड़ती है। रेफरेंस ग्रुप इज़ तो रेफरेंस ग्रुप किस में आता है, सोशल फैक्टर में आता है, ठीक है। कॉग्निटिव डिसोनेंस रिडक्शन इज़ रिलेटेड टू, तो जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है वो कब अराइज होता है, वो जब हम कोई चीज़ परचेज कर चुके होते हैं तो उसके बाद ही तो हमें सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट होता है कि हमें गिल्ट होने लगता है कि हमने ये डिसीज़न सही लिया या गलत लिया। तो ये सब चीज़ें हम
परचेज करने के बाद सोचते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉटम लाइन, पीपल, प्रॉफिट, प्लैनेट, मतलब ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये तो सबने ही पढ़ा होगा, है ना। फिर प्रोजेक्ट शक्ति इज़ अ रूरल मार्केटिंग इनिशिएटिव ऑफ विच कंपनी। तो ये हिंदुस्तान HUL, हिंदुस्तान यूनि ये होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है। इसने ये इनिशिएट लिया था। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। तो जो वॉइड एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड किए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो वो टोटल ऐसे 6 है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अंडर सेक्शन 6 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुड आर देयर। तो ये 3 टाइप्स ऑफ गुड होते हैं, कंटिजेंट, स्पेसिफिक और फ्यूचर गुड्स, है ना। इफ द चेक इज डिसऑनर्ड बाय बैंक विदाउट एनी रीज़न द कोर्ट कैन ऑर्डर। तो अगर किसी रीज़न के बिना डिसऑनर्ड हो गया हो चेक, तो ऐसे केस में एग्जेम्पलरी कंपेंसेशन देने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये इलीगल कहा गया है, तो इसमें पेनल्टीज़ और लाइक क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केस ऑफ स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस CTO इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एक केस स्टडी दिया हुआ है, इस इसमें पूछा गया है कि ये किससे रिलेटेड था, तो ये अपन को पता होना चाहिए। ये है द कंपनी हैज़ नॉट फंडामेंटल राइट। तो इस केस के ऊपर मतलब ये केस स्टडी हुई थी, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, नाउ next question is how many types of company are there on the basis of numbers of members। तो ऐसे कितने टाइप की कंपनीज होती है जो नंबर्स के बेसिस पे बाइफरगेट की गई हुई है। तो ऐसे टोटल 3 कंपनीज होती है, ओके। नाउ from which dates the provision of Limited Liability Partnership Act 2008 have been implemented। तो इसमें LLP का जो 2008 एक्ट है वो इम्प्लीमेंट कब से हुआ था, है ना। तो ये पूछा गया है 31 मार्च, 31 मई 2008, 2009, 2008 एंड 2009, मतलब 31 मार्च को या फिर 1 मार्च या अप्रैल में। तो जो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 136 का, वो होगा 2009, 31 मार्च 2009 में LLP एक्ट जो था वो इम्प्लीमेंट हो गया था। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 इन्फोर्स फ्रॉम। तो ये 1999 में आया था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 15 सितंबर 2003, मतलब 1999 में आ गया था और इन्फोर्स हुआ था 2003 में, 15 सितंबर 2003 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेंशन एंड पेटेंट्स कैन बी एक्वायर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर विच सेक्शन। तो इसमें सेक्शन पूछा गया है इन्वेंशन एंड पेटेंट्स का। तो ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर आपको आता है तो आपके नंबर मिल गए, और अगर नहीं आता है तो आपको नंबर आपके चले गए। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इसमें अपना टाइम इतना वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आज ये सेक्शन पूछ लिया है, कल वो कोई दूसरा सेक्शन पूछ लेंगे। तो इट्स बेटर कि आप ऐसे कंसेप्ट में ध्यान दो जिसकी वेटेज भी ज़्यादा हो और जिसे समझा जा सके, ठीक है। बाय द वे इसका सेक्शन जो है वो 102 के अंदर कहा गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन GST। तो ये तो सबको पता होगा, एक होता है CGST, SGST, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड UTGST यूनियन टेरी
यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये टोटल 4 होते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये पता ही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 140, इनपुट टैक्स इज रिलेटेड विथ डैश अंडर सेक्शन 262 ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये सेंट्रल टैक्स से भी रिलेटेड होता है, स्टेट टैक्स से भी, इंटीग्रेटेड टैक्स से भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इनपुट टैक्स जो है वो तीनों से रिलेट करता है। ठीक है, रेट ऑफ इनकम टैक्स इज फिक्स्ड बाय, तो इनकम टैक्स का जो रेट है वो कौन फिक्स्ड करता है? इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, नोटिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी या ऑर्डिनेंस। तो ये जो है फाइनेंस एक्ट के थ्रू रेट को जो है फिक्स किया जाता है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 बिकम इफेक्टिव इन सिक्किम फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर। कौन से फाइनेंशियल ईयर में सिक्किम में इनकम टैक्स एक्ट इफेक्टिव हुआ था, है ना? बिकेम इफेक्टिव इन सिक्किम फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर। कौन से फाइनेंशियल ईयर में? तो जो इसका आंसर होगा वो 1962 टू 63 में, ठीक है, सिक्किम में आ गया था। रूल ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स इन्फोर्स्ड इन इंडिया फ्रॉम, तो ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में तो जनरली तुक्का ही लगाया जा सकता है, क्योंकि कब वो किस टाइप का पूछ सकते हैं उसका तो कोई हम बोल नहीं सकते। बट ऐसे क्वेश्चंस को आपको इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि इतने चीज़ें याद नहीं की जा सकती है। ठीक है, इन विच इनकम टैक्स एक्ट एग्रीकल्चर इनकम वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, तो एग्रीकल्चर इनकम कौन सा एक्ट से? ये 1961 से ही एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और कुछ चीज़ें जो याद नहीं हो पा रही है तो उसे आप ऐसे सिर्फ देख के चले जाओगे, तो अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में रह जाएगा, तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और बाकी कुछ जो बेसिक चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर इनकम कब एग्जेम्प्ट हुआ था? तो वो 1961 वाले एक्ट में ही एग्जेम्प्ट हो गया था। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के इन फोर्स सिंस 1 अप्रैल 1962, तो ये सही है। ओनली लीगल इनकम इज़ टैक्सेबल, तो यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ लीगल इनकम ही टैक्सेबल होता है, तो ये बात गलत है। चाहे इनकम लीगल हो या इनलीगल हो, टैक्सेबल होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका मतलब यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, हाँ डायरेक्ट टैक्स होता है। कैपिटल रिसिप्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल इनकम, तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अ कंपनी डज नॉट बिकम द फॉलोइंग इन प्रीवियस ईयर, तो कंपनी क्या नहीं बन सकती? कंपनी ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकती है, नॉन रेसिडेंट बन सकती है, बट कंपनी कभी भी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बन सकती है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना है कि कंपनी या तो रेसिडेंट होती है, कंपनी जो होती है या तो वो रेसिडेंट होती है या तो नॉन रेसिडेंट हो सकती है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी बन सकती है, बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स जैसी कोई टर्म कंपनी नहीं बन सकती है। ठीक है, तो ये बात याद रखने वाली है और ये पता होनी चाहिए। रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स ऑफ अ प्राइवेट हॉस्पिटल इज़ एग्जेम्प्टेड टू 0। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि ये 0 एग्जेम्प्टेड होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, ए रिसीव 60,000 एज एरियर्स ऑफ रेंट from house property during the previous year 2021 to 22, the amount taxable under section 25A of income tax act 1961 would be, तो यहाँ पे हमें दिया है एरियर ऑफ रेंट, है ना? रिसीव्ड एरियर 60,000 रिसीव हुआ है एज अ एरियर ऑफ रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 टू 22, द अमाउंट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 25A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, है ना? ये पूछा गया है। तो यहाँ पे होगा जो होता है 30% का जो होता है हमें एग्जेम्पशन मिल जाती है। तो 60,000 का जब हम 30% निकालेंगे
तो ये कुछ अराउंड 18,000 आएगा। अब हम जब 60,000 में से माइनस कर देंगे 18,000 को, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 42,000 आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो 30% तक का एग्जेम्पशन मिल जाता है एरियर्स ऑफ रेंट में, ठीक है। सेक्शन रिलेटेड टू क्लबिंग ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो ये कौन से सेक्शंस में कवर होते हैं, तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है। तो इसका आंसर जो है सेक्शन 60 to 64 होगा, ठीक है। सरचार्ज दिया है 12% इज लेवीड ऑन कंपनी डोमेस्टिक एसईसी इफ़ द टोटल इनकम एक्सीड्स, तो 12% का सरचार्ज कब लगता है ये पूछा गया है। तो ये 10 करोड़ में लगता है। हालांकि अभी सरचार्ज के रेट चेंज हो गए हैं, ये 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग हमें मार्क करना था, तो इसका 10 करोड़ होगा, अभी का आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बस ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो या फिर हेल्प आई हुई हो, मतलब इससे कोई हेल्प हुई हो, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे और वीडियोस रिकॉर्ड करके ला सकूँ। और अगर फर्दर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।